हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। डिवोर्स के बाद संतोष और अर्पिता अलग हो गए थे और राहुल की कस्टडी संतोष को मिली थी। संतोष जानता था कि राहुल के लिए सब कुछ तो पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसने राहुल की खुशी के लिए सोचा कि घर को बदल दिया जाए। नया घर होगा तो पुरानी यादें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। संतोष ने एक भाग दौड़ वाली मार्केट प्लेस में एक नया मकान ले लिया। राहुल की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देख लिया था कि 20 साल के लड़के जैसा बर्ताव था उसका। बचपन जैसे खत्म ही हो गया था उसका, लेकिन इस नए घर में उसके लिए बहुत कुछ बदलने वाला था। शायद बहुत कुछ देखना अभी बाकी था उसके लिए। उस घर में पहली रात राहुल सो नहीं पाया। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास ही बैठ और उसे घूरे जा रहा है। एक दो बार सांसों की आवाज भी आई। लेकिन आंखें खोलने पर उसे अगल बगल कोई नहीं दिखा। दूसरी रात को पूरे वक्त उसे ऐसा लगता रहा जैसे कमरे के बाहर कोई चहलकदमी कर रहा है। उसे लगा कि शायद उसके डैड यानी कि संतोष टहल रहे होंगे, लेकिन दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके राहुल सो गया, लेकिन रात भर एक अजीब सी बेचैनी के चलते वो सो नहीं पाया। कभी बेहद गर्मी तो कभी बेहद सर्दी लग रही थी उसे। एसी बंद करके खिड़की खोल के सोने की सोची तो रात भर हवाएं खिड़की पर एक अजीब सी आवाज करती रही। पहला पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया, लेकिन राहुल ने संतोष को कभी कुछ नहीं बताया। रविवार का दिन था। छत पे बंद पड़े स्टोर रूम की साफ सफाई का दिन तय हुआ था पापेटे में। स्टोर रूम के दरवाजे पर पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका था। एक बार संतोष के जोर से हथौड़ी मारने पे ही ताला टूट के गिर पड़ा। वो पुराना दरवाजा बड़ी जोर की लंबी सी चरमराने की आवाज के साथ खुला तो पूरे कमरे में सिर्फ धूल की मोटी सी परत थी और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। सारे सामान को दोनों ने ताल मटोल करना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में राहुल की आवाज आई, डैडी। संतोष ने पलट के देखा तो एक पूरा सजा हुआ आवजा बोर्ड था, जिसके कोनों में बुझी हुई मोमबत्तियां लगी हुई थी। एक पुराना तांबे का सिक्का बीच में रखा था और देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्लानचेट को बीच में ही अधूरा छोड़ के बोर्ड को वहीं रख दिया। संतोष ने राहुल से आवजा बोर्ड छीन लिया और कहा, कुछ नहीं बेटा, पुराना कबाड़ है, लाओ इधर दो, मैं इसे फेंक के आता हूं। इतना कह के हड़बड़ाता हुआ संतोष वहां से निकल गया और बाहर जल्दी से उसे फेंक कर वापस छत पे आया। स्टोर रूम के बाहर से ही उसने सुना, पापा जरूर डर गए होंगे वो देख के, है ना? संतोष एक झटके से अंदर घुसा और कहा, तो ये सब तुम्हारी? लेकिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया संतोष, क्योंकि अंदर राहुल था ही नहीं।
संतोष अंदर कमरे में झांक ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसकी पीठ पे धीमे से मार के कहा, डब्बा। संतोष अर्पिता से अपने डिवोर्स के बाद अपने बेटे राहुल को अपने साथ लेकर नए घर में शिफ्ट हुआ था, जहां राहुल को शुरू से ही दिक्कतें थीं, लेकिन उसने कभी संतोष को बताया नहीं। और एक दिन छत पर स्टोर रूम की साफ सफाई करते वक्त वहां से बुझी हुई मोमबत्तियों के बीच में एक तांबे का सिक्का और आवजा बोर्ड मिला। इन सारे सामानों को नीचे गोडाउन में रख के संतोष छत पे पहुंचा तो राहुल की आवाज स्टोर रूम के अंदर से सुनाई दी, लेकिन राहुल ठीक संतोष के पीछे खड़ा था। संतोश हंसते हुए राहुल से बोला, अच्छा बेटा, अपने बाप को ही डराने चला है तू। चल तू यहां देख क्या क्या कबाड़ और जमा है, मैं नीचे दोपहर का खाना बना लेता हूं। संतोष नीचे किचन में जाकर फ्रिज से सब्जियां निकाल के धोने गया तो उसने देखा कि राहुल वीडियो गेम खेल रहा था। संतोष ने उससे कुछ नहीं कहा। किचन में खाने की ही तैयारी करते करते बाहर से राहुल की आवाज आई, मैं बाहर खेलने जा रहा हूं, खाना बन जाए तो बुला लीजिएगा। संतोष ने भी सोचा, अच्छा है, बच्चों के साथ खेलेगा, दो चार लोगों से मिलेगा तो उसका मन लगा रहेगा। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब खाना बन गया तो घर के मेन गेट पे पहुंच के संतोष ने आवाज लगाई, राहुल राहुल। 2-4 बार आवाजें और लगाई थी। छत वाले स्टोर रूम से दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगी। संतोष ऊपर की सीढ़ियों पे चढ़ता गया और वहां दरवाजे के पास पहुंचकर एक झटके में उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। देखा राहुल वहां पर था। संतोष कुछ बोले इससे पहले ही राहुल बोला, अब आप मुझे यहां बंद करके मुझे डराना चाहते हैं? बहुत भूख लगी है, खाना बन गया क्या? इतना कह के राहुल सीढ़ियों से उछलता कूदता नीचे चला गया और संतोष सिर्फ उसे देखता ही रह गया। अपना होश संभाल के संतोष ने स्टोर रूम के दरवाजे पर ताला लगाया और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए कि पीछे से एक आवाज आई। संतोष ने पलट के देखा तो दरवाजा ज्यों का त्यों पड़ा था। उसने फिर से आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया ही होगा, एक बार फिर पीछे से दरवाजे पर आवाज आई। इस बार जब उसने पलट के देखा तो दरवाजा वाकई में कोई खटखटा रहा था। संतोष ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है अंदर? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। संतोष पलटकर वापस सीढ़ियों की तरफ गया और छत का दरवाजा जैसे ही बंद कर रहा था कि उस स्टोर रूम के दरवाजे के हिलने की आवाज एक बार दोबारा शुरू हुई। संतोष अर्पिता से अपने डिवोर्स के बाद अपने बेटे राहुल को लेकर नए घर में शिफ्ट हुआ, जहां राहुल और उसके साथ शायद कोई और भी रहता था, जिसका एहसास उन दोनों ने कई बार किया, लेकिन इसके बारे में एक दूसरे के साथ कभी बातचीत नहीं की। रात को जब संतोष सो रहा था तो वो राहुल की आवाज से जागा, पापा पापा सुनो ना पापा, मेरे कमरे में कोई है पापा। संतोष हड़बड़ाता हुआ नींद से उठा। उठकर उसने लाइट जलाई तो देखा राहुल वहां नहीं था। संतोष तुरंत कमरे से बाहर निकला और राहुल के कमरे की लाइट जलाई। राहुल
वहां भी नहीं था। पूरा घर छान मारने के बाद संतोष को छत से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। दौड़ के संतोष छत पे पहुंचा तो देखा राहुल स्टोर रूम के दरवाजे के सामने बैठा था। संतोष उसके पास गया और कहा, राहुल यहां क्यों बैठा है? कौन था तेरे कमरे में? राहुल ऐसे वहां बैठा था जैसे संतोष वहां था ही नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। संतोष उसके और करीब गया और बोला, राहुल बेटा क्या हुआ? चल देख, मैं आ गया हूं ना, चल नीचे चल। राहुल को उठा के जैसे ही संतोष नीचे जाने को हुआ, राहुल ने छत से संतोष से अपना हाथ छुड़ाया और वापस उस स्टोर रूम के दरवाजे के सामने जाकर बैठ गया। इसी तरह बार बार बोलकर और समझाकर राहुल को नीचे लाया संतोष। उसे लगा कि नींद में चल के शायद राहुल वहां चला गया हो, लेकिन अगली रात जब संतोष पानी पीने उठा तो उसने सोचा कि एक बार राहुल का कमरा भी देख ले। कमरे में झांका तो राहुल वहां नहीं था। संतोष तुरंत भागकर छत पे गया। राहुल फिर से उस स्टोर रूम के दरवाजे के ठीक सामने बैठा था। अगले ही दिन संतोष ने अपनी ऑफिस से छुट्टी ली और दिन भर राहुल के साथ रहा। सारा दिन आराम से निकल गया। कुछ भी ऐसा ना हुआ जिससे लगे कि इस घर में कुछ गलत है या फिर चिंता या फिक्र की कोई बात हो। संतोष ने रात को राहुल को अपने साथ अपने ही कमरे में सुलाया। राहुल को थोड़ी देर में ही नींद आ गई, पर संतोष की आंखों से नींद गायब थी। थोड़ी ही देर में संतोष ने देखा कि राहुल नींद में दरवाजे की कुंडी को खोल रहा था। संतोष चुपचाप उठा, राहुल को प्यार से पुचकारता हुआ पकड़कर लाया और वापस बिस्तर पे लिटा दिया और फिर दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद किया और बाहर से कुंडी लगाकर पूरे घर की बत्तियां जला के छत पे गया। वहां जाकर स्टोर रूम के सामने खड़ा होकर संतोष न जाने किस चीज का इंतजार कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, डैडी। राहुल को लेके संतोष अर्पिता से अपने डिवोर्स के बाद नए घर में शिफ्ट हुआ तो राहुल ने पहले हफ्ते में वहां रात को कुछ चीजें महसूस की जो उसने अपने डैड यानी कि संतोष को नहीं बताई, और संतोष ने भी काफी चीजें महसूस की। और हद तो तब हुई जब राहुल कभी छत पे होता, अगले ही पल नीचे घर में, तो कभी कहीं और। नींद में कभी न चलने वाला राहुल इस घर में आने के बाद अब नींद में चलने लगा था। और जब राहुल को सुलाकर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर संतोष छत पे उस स्टोर रूम में गया जहां कई अजीब चीजें हो रही थी कि ठीक तभी राहुल ने पीछे से कहा, डैडी। संतोष ने पलट के देखा, राहुल वहीं खड़ा था। उसने राहुल को पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे लेकर आने लगा। नीचे आकर देखा दरवाजे पर कुंडी अभी भी लगी हुई थी और कमरे के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कमरे की कुंडी खोलकर अंदर देखा तो बिस्तर के पास एक कोने में बैठा राहुल रो रहा था। संतोष तुरंत पीछे पलटा। जिस राहुल को छत से लेकर वो नीचे आया था वहां मौजूद नहीं था।
संतोष घबराहट और डर महसूस कर रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फिक्र उसे अपने बेटे राहुल की थी। वो राहुल के पास गया और उसे गले लगाकर रोते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुझे अपने साथ खुश देखना चाहता हूं और इस घर में खुशी का कोई पता ही नहीं है, असली है या नकली है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बताना राहुल, मैं क्या करूं? राहुल के मुंह से राहुल की नहीं, किसी और की आवाज निकली, जिसने कहा, मैं यहां फंस गया, मुझे बस रिहा कर दो। संतोष को तुरंत याद आया कि उस दिन साफ सफाई के वक्त मिला था एक आवजा बोर्ड, जिसे देख के ही समझ आ रहा था कि किसी ने यहां प्लान चिट किया था, जिसे अधूरा छोड़ दिया। संतोष तुरंत गोडाउन में फेंका हुआ वो आवजा बोर्ड लेकर राहुल को अपने साथ लेकर छत के उसी स्टोर रूम में बैठा। संतोष ने उस आवजा बोर्ड पर लगी बुझी मोमबत्तियों को जलाया और मन ही मन अंधेरे में बोलने लगा, बेटे बेटे को छोड़कर चल जाओ। थोड़ी देर के बाद एक तेज हवा के झोंके के साथ सारी मोमबत्तियां बुझ गई और राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। संतोष ने राहुल को ले जाकर बिस्तर पर लिटाया और रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा। अगले दिन बातों बातों में राहुल ने बताया, डैड उसका नाम साहिल था। साहिल को यहां हमसे पहले रह रही फैमिली के बच्चों ने शरारत में प्लान चिट करते वक्त बुलाया था, लेकिन वो साहिल को वापस उसकी दुनिया में भेज नहीं पाए। साहिल के इस घर से निकलने की कोशिशों से वो लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। और इतने सालों के बाद जब हम दोनों यहां आए, तब कहीं जाकर साहिल निकल पाया। आज इस बात को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं और राहुल की उम्र आज 27 साल की है। लेकिन कभी कभार बचपन में हुए हादसे हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं। उस दिन के बाद कभी भी राहुल के साथ कोई दिक्कत सामने नहीं आई, लेकिन आज भी कभी सड़क पे तो कभी आईने के सामने तो कभी अकेलेपन में राहुल साहिल से बातें करता है। कहते हैं ना, बचपन में बने दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। कहते हैं कि मरने के बाद भी कभी कभी कोई अपनी कहानी या आपबीती सुनाने की इच्छा रखता है, जो वह अपने आखिरी वक्त में किसी से कह नहीं पाता। ऐसी ही एक अजीब सी घटना कब्रिस्तान के केयरटेकर, जिसका नाम अनीश था, उसके साथ हुई। अनीश रोज की तरह कब्रिस्तान में सफाई का काम कर रहा था, लेकिन एक आवाज से वो रुक गया। यह आवाज आ तो बहुत धीमी रही थी, पर थी बहुत पास से। अनीश ने अपना झाड़ू रोका तो फोन की आवाज भी रुक गई। उसने पॉकेट से अपना फोन निकाल के देखा, उस पर कोई कॉल या मैसेज नहीं था। आसपास देखा तो पूरे कब्रिस्तान में कोई और नहीं था जिसका फोन बज सके। उसने इन चीजों को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए अपना काम फिर से शुरू किया तो फोन फिर से दोबारा बजना शुरू हुआ। अनीश फिर रुका, उसने चारों तरफ देखा और अब जोर से चीखा, कौन है? क्या चाहिए? क्यों रोज रोज मुझे इस तरह से परेशान करते हो? अनीश ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चौंक कर अनीश पलटा तो देखा पढ़ा लिखा, अच्छे कपड़ों में चश्मा पहने एक आदमी खड़ा है। अनीश ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उससे लगा कि शायद यही था जिसका फोन बज रहा था।
अनीश ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, भाई साहब ये कब्रिस्तान है, गार्डन नहीं, जहां आप घूम रहे हैं। क्या हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ क्यों घूम रहे हैं आप? उस आदमी ने बिना कुछ बोले अपने फोन से दोबारा एक नंबर डायल किया। दोबारा धीमी सी फोन बजने की आवाज आने लगी, जो कहीं पास ही थी, पर समझ नहीं आ रही थी कहाँ। अनीश दोबारा बोला, आपका दूसरा फोन यहाँ कहीं गिर गया है, मैं ढूंढने में मदद कर दूं क्या आपकी? इतने दिन से यह फोन बजता ही रहता है। इस बार उस आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मार्था ना ऐसे ही करती है, मेरा फोन यार उठाती नहीं है, जब से यहाँ उसको दफन किया है। बस उसे फोन करता रहता हूँ लेकिन उठाती नहीं है। अनीश ने पूछा, क्या मतलब? उस आदमी ने आगे बताया, दरअसल मैं और माथा फेसबुक से दोस्त बने थे। वो यहाँ कोलकाता में रहती थी और मैं वहाँ मुंबई में। हम दोनों ने ट्रेन पकड़ के बीच रास्ते यानी कि बिलासपुर में मिलने का प्लान बनाया था। मैं तो वहाँ टाइम पर पहुँच गया, लेकिन यहाँ से उसकी ट्रेन तो पहुँची पर मार्था नहीं पहुँची। अनीश ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि मार्था नहीं पहुँची? उस आदमी ने सवाल का जवाब दिया, ट्रेन में सफर करते वक्त बीच रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि माथा कभी बिलासपुर नहीं पहुंची। उन दरिंदों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। दोनों की पूरी जिंदगी उस एक रात में बदल गई। मैं स्टेशन पर खड़ा बस उसे फोन मिलाता रहा। मार्था ने मेरा फोन नहीं उठाया, मार्था ने मेरा फोन कभी नहीं उठाया और आज भी नहीं उठाती। अनीश कब्रिस्तान में पिछले 1 महीने से सफाई करते करते रोज यहाँ पर फोन बजने की आवाज सुनता था, जो जब वह रुकता तो रुक जाती, और जैसे ही वह हाथ चलाता साफ सफाई करने के लिए तो फिर से फोन की आवाज आती। एक आदमी जिसका नाम विंसेंट था, उसने आकर उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड माथा, जो यहाँ कब्र में लेटी है, वह अचानक ही ट्रेन से गायब हो गई और उसके फोन करने पर उसने उसके फोन का कभी कोई जवाब नहीं दिया। जब वह बिलासपुर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश में मैं कोलकाता आया। एड़ी चोटी का जोर लगाकर मार्था को मैंने हर जगह ढूंढा। पूरे 3 हफ्ते ढूंढने के बाद माथा मुझे एक मेंटल असाइलम में मिली। वहां जाकर जब मैंने अपनी आंखों से माथा को देखा तो उसे बुलाकर सिर्फ उसके सामने मैंने अपनी ट्रेन की टिकट रख दी। मार्था ने कुछ देर उस टिकट को देखा और उसके बाद उसकी आंखों से पानी छलक गए। मुझे देखकर भागती हुई वो अंदर चली गई। मैंने यानी कि विंसेंट ने उसके पीछे से उसे पुकारता रहा। मैं दरवाजे तक भी भागा, लेकिन अंदर जाने की परमिशन तो आसान नहीं थी। मैंने मार्था को दोबारा बुलवाया, मेंटल असाइलम वालों से बात की, उन्हें अपने बारे में बताकर माथा के साथ बैठा और साफ साफ उससे कहा, तुम क्यों ऐसे भाग रही हो? जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम भी अकेली हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं पेशे से साइकेट्रिस्ट हूँ, इतना तो जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो। अब रोना धोना छोड़ो और जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़कर मेरे साथ चलो। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसे उस मेंटल असाइलम जिसने माथा को इस हाल में पहुंचाया था, मैंने उनके खिलाफ उसके साथ मिलकर केस किया। मार्था की देखभाल की और केस की सुनवाई के बाद माथा को लेकर मुंबई शिफ्ट होने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। जजमेंट के ठीक 3 दिन पहले मुझे बहुत ही अर्जेंट काम से मुंबई जाना पड़ गया। मैं जाना नहीं चाहता था, पर काम बहुत जरूरी था मेरे। मुंबई और उधर कोर्ट में जजमेंट आने के बाद मार्था पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने उसे कहा कि तुम नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ो और यहाँ आ जाओ, मैं वापस वहाँ जाकर सारा लगेज वगैरह ले आऊंगा। नेक्स्ट वीक बहुत बड़ी जंग हार चुके थे हम और इंसाफ भी नहीं मिला था। इन सब के बावजूद एक नई जिंदगी के बारे में सोचकर खुश था। मार्था भले ही कुछ और ना सही, लेकिन मेरे साथ अपनी जिंदगी का सोच के ही बहुत खुश थी। मुझसे बात करते करते वो इधर आ ही रही थी कि मैंने जो सुना वो रोज मेरे सपने में आता है, मुझे सोने नहीं देता।
हेलो, हाँ विंसेंट, हाँ मैं आ रही हूँ, वेट फॉर मी, हाँ आई लव यू। अनीश, जो इस कब्रिस्तान में साफ सफाई का काम करता था, उसको विंसेंट ने अपनी और माथा की कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे फोन पर बात करते करते एक एक्सीडेंट में मार्था मारी गई। मैं मुंबई से वापस कोलकाता आया और माथा को यही दफनाया जहां से तुम्हें फोन के बजने की आवाज आ रही थी। मैंने मार्था को उसकी सारी चीजों के साथ यही दफनाया था। देखो ना, मैं कब से उसे फोन किए जा रहा, लेकिन वो उठा ही नहीं रही है। कभी कभी वो फोन उठाती है तो मैं उसे पूरे दिन की बातें बताता हूँ। अनीश, इतनी देर तो नहीं, पर यह सुनने के बाद पूरी तरह से चिढ़ गया था और गुस्से में बोला, हाँ साहब, अरे सही कह रहे हैं आप। मैं अब समझा कि मेरी नींद क्यों खराब हो रखी है। मैं भी तो यही पड़ोस वाली कब्र में रहता हूँ, सारे वक्त फोन बजते रहता है और मैं सो नहीं पाता हूँ। अपनी मैडम से कहिए, माथा मैडम से, कि फोन ना जरा साइलेंट मोड में रखा करे। आप पागलों के डॉक्टर नहीं, खुद पागल है। मर गई आपकी मार्था, अरे भूल क्यों नहीं जाते, उसे फोन करना बंद कीजिए। अब विंसेंट ने शायद ऐसी सच्चाई की उम्मीद ही नहीं की थी, वो भी एक अजनबी से। अनीश की बात खत्म होने से पहले ही विंसेंट ने उस पर हाथ छोड़ दिया और बुरी तरह उसे मारने पीटने लगा। और इसी मारपीट के बीच में उसका फोन बजा तो खुशी खुशी अपना फोन अनीश को दिखाते हुए बोला, ये देख देख देख, माथा का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ माथा, हाँ माथा, मैं बोल रहा हूँ। अरे पता है मार्था, एक पागल अभी मिला, यही तुम्हारी कब्र के पास में। कहता है कि तुम्हारी कब्र के बगल में ही लेटता है वो, और उसने कहा कि तुम मर गई हो, पागल कहीं का। इतना कहते कहते हंसते हुए उसने अनीश से कहा, देख मेरी माथा का फोन है, ले खुद सुन के देख ले, बात कर। अनीश ने जब अपने कानों से फोन लगाया तो आवाज आई, गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाए, शुल्क लागू। ये सुनकर अनीश ने कहा, तुम पागल हो, पता भी है कोई माथा वार्था का फोन नहीं है। विंसेंट इस बार हंसते हुए बोला, हाँ तुम्हें तो कुछ और ही सुनाई दिया होगा है ना, क्योंकि मार्था को तो सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, कोई और नहीं। अनीश, जो इस कब्रिस्तान में साफ सफाई का काम करता था, उसको विंसेंट ने बताया कि कैसे फेसबुक पर वह माथा से मिला। दोनों में बेहद प्यार हुआ और मिलने का प्लान बना, लेकिन बिलासपुर, जहां दोनों को मिलना था, वहां विंसेंट तो पहुंचा, लेकिन माथा नहीं पहुंची। माथा के अकेले होने का फायदा कुछ लोगों ने उठाया, जिसके बाद वह मेंटल असाइलम का शिकार बनके खुद को दुनिया से दूर रख रही थी। लेकिन विंसेंट, जो पेशे से एक साइकेट्रिस्ट था और माथा से बहुत प्यार करता था, उसने उसे वहां से खोज निकाल कर ले गया, उसकी मदद की, कोर्ट केस किया, लेकिन एन मौके पर उसे मुंबई जाना पड़ा और केस की सुनवाई जब उनके फेवर में नहीं हुई तो उसने माथा से सीधे मुंबई पहुंचने को कहा। माथा उससे बात कर ही रही थी कि एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और माथा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। अनीश, जिससे विंसेंट ये सारी बातें बता रहा था, वो इस वक्त यही सोच रहा था कि विंसेंट पूरी तरह पागल है। पर विंसेंट अपनी बात पर अड़ा रहा कि कब्र में पड़ी मार्था उससे बात करती है और यह सारी चीजें सिर्फ वही सुन सकता है, कोई और नहीं। अनीश ने उससे साफ साफ कहा, भाई ऐसा है कि रात बहुत हो गई है और तुम्हारी बकवास भी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं कोई कब्र बब्र में लेटा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं इस कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ। तुम निकलो तो ताला लगाओ गेट पर, वैसे भी अभी एक फ्यूनरल के लिए लोग आएंगे तो सबकी एंट्री करनी होगी रजिस्टर में। फालतू की कहानियों के लिए मेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो भागो यहाँ से। विंसेंट ने अनीश की बात सुन के मुस्कुराते हुए कहा, वो देखो, जिस फ्यूनरल की तुम बात कर रहे थे वो आ गई है। तुम यहाँ के चौकीदार हो ना, बस मेरा एक काम कर देना, माथा को जरूर बता देना कि मैंने, यानी कि विंसेंट ने उन दोनों आदमियों को मार दिया है।
और माथा के बगल वाली जमीन में इस आते हुए फ्यूनरल के कॉफिन को दफनाना प्लीज। मैं बहुत दूर रह लिया मेरी माथा से, जिंदगी भर दूर, बहुत दूर। अब सुकून से उसके पास लेटकर सोना चाहता हूँ मैं। अब जबकि मार्था फोन नहीं उठाती तो क्या हुआ, अब मैं उससे बात कर पाऊंगा क्योंकि अब मैं उसके साथ। अनीश ने गेट की तरफ देखा और फिर पलट करके अब तक जो विंसेंट अपनी कहानी उसे बता रहा था वो विंसेंट वहां दूर दूर तक मौजूद नहीं था। जो फ्यूनरल आया वो विंसेंट का ही था। अनीश की समझ से सब कुछ परे था क्योंकि इस तरह की सुपरनेचुरल चीज उसने आज से पहले इस कब्रिस्तान में कभी भी महसूस नहीं की थी। पलाश, विक्रम और राजीव बहुत सालों के बाद मिले थे। कॉलेज के दोस्तों को पार्टी तो करनी ही थी, तो पलाश के पुराने खाली पड़े मकान की छत पे ही सारा सामान लेकर बैठ गए। सालों से दफन पड़ी कहानियां, बातें और किस्से सब एक एक करके वापस आ रहे थे। बातों ही बातों में उसी घर का जिक्र हुआ जिसकी छत पर ये लोग बैठे थे। विक्रम और राजीव बार बार उस दिन की बात पूछ रहे थे जिसके बाद से कॉलेज में भी पलाश शांत रहता था। पलाश थोड़ी देर चुप रहा और उसके बाद बोला, उस दिन मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी ही लौटा था। तुम दोनों टूर्नामेंट खेलने दिल्ली गए हुए थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि घर जाके आराम कर लूंगा। घर पहुंचा तो देखा चारों तरफ भीड़ लगी थी। इसी घर में नीचे वाले माले पर वर्मा अंकल, उनकी बीवी और उनकी बेटी सोनाली रहते थे। मुझे गेट के बाहर से ही वर्मा आंटी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो रोने की आवाज मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरी मां और मोहल्ले के और लोग उन्हें किसी तरह चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और वर्मा अंकल एक कोने में सर पे हाथ रखे बैठे थे और कमरे में पंखे से आंटी की साड़ी से बंधी सोनाली की लाश लटकी हुई थी। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। हमें से कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि सोनाली कभी ऐसा करेगी। कमरे में एक सुसाइड नोट भी था जिससे पता चला कि उसे किसी लड़के से प्यार था जिसका अपने कॉलेज की क्लासमेट से अफेयर होने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। उस सुसाइड नोट की बातें पढ़ पढ़ के अंकल आंटी ने अपने आप को बार बार कोसा। पुलिस ने भी जब उसकी लाश उतारी तो साड़ी को खोला नहीं बल्कि वहीं ऊपर से काट दिया। पुलिस वाले उसकी लाश को स्ट्रेचर पे बांध के ले जा रहे थे कि स्ट्रेचर दरवाजे से लड़ने वाला था, तो मैंने सोनाली की लाश के सर पे हाथ रख दिया कि कहीं उसका सर दरवाजे से लड़ ना जाए। पुलिस वालों ने वैन में उसकी लाश रखी और इंतजार करने लगे कि मौका वारदात की फोटो वगैरह सब खिंच जाए तो उसके बाद वो वहां से चले जाए। पता नहीं क्यों कि मैं वैन के पास चला गया और मेरे वहां जाते ही जैसे आस पास का रोना, चीखना, चिल्लाना सब कुछ शांत हो गया और सोनाली जो लाश बन चुकी थी, मैंने और सिर्फ मैंने उसकी एक आवाज सुनी, तुमने मेरा सिर दरवाजे से लड़ने से बचाया, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी हमेशा के लिए। मैं तो उन 10 सेकंड में ही ठंडा हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पे लेटा था और मेरी मां रोई जा रही थी। श्राद्ध हो जाने के कुछ दिन बाद वर्मा अंकल और आंटी इस घर को हमेशा के लिए खाली करके चले गए और हम लोग भी एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये घर कई बार किराए पे देने की कोशिश की, देखने बहुत लोग आए, लेकिन इस घर में आज तक कोई नहीं टिका और आज भी उस कटी हुई साड़ी का टुकड़ा
वहीं से लटका हुआ है। पलाश, विक्रम और राजीव जब कई साल बाद मिले तो पलाश के पुराने खाली पड़े मकान की छत पे महफिल जमी। उस घर में कई साल पहले सोनाली ने अपनी मां की साड़ी से लटक के सुसाइड किया था और पलाश ने बताया कि उस साड़ी का बंधा हुआ टुकड़ा अभी भी वही है। पलाश राजीव और विक्रम को यह बता ही रहा था कि विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई तू इतनी अच्छी कहानियां सुनाता है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता? तेरी कहानियां बड़ी जबरदस्त चलेंगी यार। पलाश को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उसने चिढ़ते हुए कहा, तुझे यकीन नहीं? हाँ, तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? चल मैं दिखाता हूं उस बंधी हुई साड़ी का टुकड़ा। पलाश उन दोनों को अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में नीचे लेकर गया। खाली पड़े मकान में सिर्फ सीढ़ियों पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। पुराना परसों से बंद पड़ा दरवाजा खोला तो दरवाजा कमरे में अंदर जाकर मोबाइल की रोशनी में बिना ऊपर देखे ही पलाश बड़ी खुशी से बोला, वो देखो, देख रहा है कि नहीं? धूल भरी साड़ी का वो बंधा हुआ हिस्सा। विक्रम और राजीव के खुले हुए मुंह देखकर खुद पलाश भी पलटा और देखा वहां कोई साड़ी का टुकड़ा नहीं बंधा था। पलाश ने उन दोनों से कहा, एक मिनट रुको, मैं फ्यूज रूम से लाइट स्विच ऑन करके आता हूं, यहीं पर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इतना कह के पलाश बाहर निकल गया कमरे से। फ्यूज रूम में पहुंच के मेन स्विच उसने ऑन किया। पूरे घर में एक एक करके सारी बत्तियां जली। वापस उस कमरे में दौड़ता हुआ आया तो पलाश एकदम खुशी से उछल पड़ा। उस साड़ी का टुकड़ा वहां वैसे का वैसा ही लगा हुआ था, लेकिन विक्रम और राजीव वहां नहीं थे। उसने कमरे में इधर उधर देखा, दोनों कहीं नहीं दिखाई दिए। तो बाहर निकल के पलाश चिल्लाया, अरे कहां मर गए दोनों? विक्रम, राजीव। वो वापस अंदर कमरे में घुस ही रहा था कि मीटर रूम से एक आवाज सुनाई दी। इस बार पलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, मेरे घर में मुझे से मजाक। अरे बचपन के गेम बड़े होने पर अच्छे नहीं लगते। ये बोलते बोलते पलाश मीटर रूम की तरफ जा ही रहा था तो जोर से मेन स्विच ऑफ करने की आवाज हुई और सारी बत्तियां बंद हो गईं। दोनों का नाम बार बार पुकारता हुआ पलाश मीटर रूम में गया तो वहां कोई नहीं था। पलाश ने आसपास देखा, लेकिन जब वहां कोई था ही नहीं तो उसे दिखता कैसे? पलाश ने वापस लाइट ऑन की और उसी कमरे की तरफ वापस जाने लगा तो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस कमरे से एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आवाज सुन के पलाश दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया। विक्रम और राजीव ही होंगे, इतना तो पक्का था, लेकिन उसकी ये सोच धरी की धरी रह गई जब वो अंदर उस कमरे में घुसा और देखा एक कुर्सी जो कोने में रखी थी। वो कुर्सी उसी बंधी हुई साड़ी के ठीक नीचे तक कोई घसीट के ले गया था और जमीन पे जमी धूल पे चेयर घसीटने के निशान बने थे और कुर्सी के ऊपर 2 पैरों के निशान थे। पलाश जब कई सालों के बाद अपने दोस्त विक्रम और राजीव से मिला तो अपने ही खाली मकान की छत पर बैठकर उसने सबके साथ पार्टी करने की सोची, जहां सब कुछ एकदम से धीरे धीरे बदलते गया।
इस खाली मकान में आज से कई सालों पहले सोनाली नाम की एक किराएदार ने अपनी जान दी थी। इसके बारे में जब पलाश ने अपने दोस्त विक्रम और राजीव को बताया तो वो माने नहीं। उन्हें नीचे ले जाकर के वो कमरा दिखाने की जब कोशिश की तो पलाश ने पाया कि वो नीचे अकेला आया था और उसने उस बंद पड़े कमरे में हुक के ठीक नीचे एक कुर्सी देखी जिस पर पैरों के 2 निशान थे। जैसे ही उसे समझ आया कि यहां कुछ गड़बड़ है तो वो तुरंत वहां से वापस ऊपर छत की ओर भागा। भाग के जैसे ही छत पे पहुंचा तो देखा विक्रम और राजीव तो वहीं बैठे बातचीत कर रहे थे। पलाश एकदम गुस्से में उनसे बोला, मैं कब से तुम दोनों को नीचे ढूंढ रहा हूं और तुम दोनों मुझे वहीं छोड़कर के यहां ऊपर गप्पे मार रहे हो। विक्रम और राजीव ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर दोनों ने एक साथ ही पलाश को देखा और देखकर विक्रम ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? हम लोग तो यहीं बैठे हैं कब से, तू ही अचानक नीचे गया। हमें लगा शायद बाथरूम करने गया होगा। तू अगर ऊपर ना आता तो हम नीचे ही जाने वाले थे तुझे देखने। पलाश का पारा ये सुनकर 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसने गुस्से में कहा, साले तुम लोगों को मजाक लग रहा है। और मैं दिखाता हूं तुम दोनों को उस कमरे की सच्चाई, चलो मेरे साथ में। इतना कह के पलाश उन दोनों को अपने पीछे पीछे नीचे उसी कमरे के पास लेकर गया। छत से उतरते हुए और फिर कॉरिडोर में चलते हुए चारों ओर उस घर में बस उन्हीं के कदमों की आवाज गूंज रही थी। रूम पे पहुंचकर उसने दरवाजे को खोला और कहा, वो देखो वो साड़ी का टुकड़ा जिससे लटक के सोनाली ने अपनी जान दी थी। और इतना कह के पलाश पीछे पलटा और देखा उसके पीछे वहां कोई नहीं था। वो सामने वापस घूमा, कमरे में चेयर ठीक, कोई साड़ी का टुकड़ा नहीं और उसके पीछे दोस्त नहीं। छत की ओर देखा तो वहां से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा। पलाश छत से आती हुई हल्की रोशनी के सहारे ही छत की ओर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते छत के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि दरवाजा बहुत जोर की आवाज के साथ उसके मुंह पे बंद हो गया। पलाश छत का दरवाजा पागलों की तरह, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी पागलपन के बीच उसे कुछ सुनाई दिया, पलाश, जिससे उसका ध्यान टूटा। पलाश! विक्रम और राजीव उसे पुकार रहे थे। पलाश वहां से दौड़ के उसी तरफ भागा जहां से यह आवाज आ रही थी। इस वक्त पलाश वापस उसी कमरे तक पहुंचा जहां सोनाली ने आत्महत्या की थी। वहां जाकर देखा तो कुर्सी वापस पंखे के हुक के नीचे थी। हुक पर साड़ी का टुकड़ा बंधा हुआ था। कुर्सी पर किसी के पैरों के निशान थे और पूरे कमरे की दीवारों पर लिखा था, मिस्ड यू, मिस्ड यू। और एक आवाज बार बार उसके बाएं से दाएं कान में गूंज रही थी। मैंने मन किया किसी को मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये पलाश का वही मकान था जो कई सालों से खाली पड़ा था। विक्रम और राजीव जब बहुत सालों बाद उससे मिले तो उसी मकान की छत पे पार्टी का प्लान बना।
लेकिन ये सारा प्लान तितर बितर हो गया। पलाश ने उन दोनों को जैसे ही बताया, सोनाली के आत्महत्या करने के बाद जब वो उसकी लाश के सामने खड़ा था तो उसे उसकी एक आवाज सुनाई दी थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तब से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। उस कमरे में जहां सोनाली ने अपनी जान दी थी, वहां पलाश को सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा था। और जब राजीव और विक्रम को ढूंढता हुआ वो वहां पहुंचा तो एक आवाज उसके कानों में गूंजी। मैंने मना किया था, हमने किसी को किया था मेरे बारे में किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। पलाश के ठीक पीछे कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पलाश के पास चाह कर भी कोई रास्ता नहीं था भागने का। वो चारों ओर दौड़ा, भागा, लेकिन न दरवाजा खुला न ही खिड़की। बाहर खिड़की से झांका तो राजीव और विक्रम ने देखा पलाश उसी हुक पे एक साड़ी बांध रहा है और हंसता हंसता अपने आप से बातें कर रहा है। उफ, तू भी ना। आ रहा हूं बाबा, 5 मिनट रुकना। एक हेल्प तो करनी रही है मेरी इसे बांधने में। अच्छे से टाइट बांधूंगा तभी तो जल्दी तेरे पास। राजीव और विक्रम जोर जोर से खिड़की पीटने लगे। खिड़की पर होती धम धम सुन के जैसे पलाश नींद से जागा हो। आंखें मलता हुआ इधर उधर देखने लगा और फिर हार कर आखिर में पलाश खुद ही रो पड़ा और घुटनों पर बैठ के रोते हुए बोला, मैं नहीं जानता था तुम्हारे बारे में। मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तो हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानता था। तुम्ही ने मुझे गलत समझा था। मेरी गर्लफ्रेंड थी जो आज मेरी बीवी है। मेरी उन दोनों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? मुझे माफ कर। अभी सोनाली पलाश से प्यार करती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई थी। पलाश उसको सिर्फ एक अच्छी दोस्त ही मानता था। सोनाली ने हमेशा पढ़ाई लिखाई, डांस, सिंगिंग और अपने सारे टैलेंट्स में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जब प्यार में हार गई तो जी नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। कहते हैं प्यार में इंसान कभी कभी इतना खुदगर्ज हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि उसके प्यार से उसके प्यार को सबसे ज्यादा चोट लग जाती है। पलाश की दिमागी हालत आज की तारीख में सही नहीं है। जिस घर में कोई कदम नहीं रख सकता, आज वो अकेला वहां रहता है पागलों की तरह और उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। वो खंडहर ही आज पलाश का घर है।